हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस के चैप्टर 8 का पार्ट 2 यानी बायोलॉजी का। ये आपका पार्ट 2 है। अभी तक हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसमें आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अभी तक हमने जो है प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सभी हमने डिस्कस कर लिया। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज़ प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एज क्या होती है, इसे जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले ह्यूमन बींग्स में एक एज होती है जिसके बाद वो ग्रोथ करना स्टार्ट करता है। जैसे कि जब आप छोटे थे तब तो आपकी जैसे कि बॉडी स्ट्रक्चर वो नॉर्मल था, बट जैसे ही आप जो है जब 11th-12th एज को क्रॉस करते हैं तो देखते होंगे कि सब बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगते हैं। तो ऐसे चेंजेस जब होना स्टार्ट हो जाए तो इस एजेस को हम प्यूबर्टी एज कहते हैं। तो प्यूबर्टी इज़ व्हेन अ चाइल्ड्स बॉडी बिगिंस टू डेवलप एंड चेंज एज दे बिकम एन एडल्ट। यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर बनने लगेगा बॉडी का जिसमें लगेगा कि कुछ एडल्टनेस आ रही है बॉडी में। चेंजेस आपने देखे होंगे, ठीक है, आपको पता भी होगा सबके अंदर चेंजेस होते हैं, वो कॉमन है। बट ये चेंजेस जो है वो किसी में पहले भी हो सकते हैं और बाद में भी। द एवरेज एज ऑफ गर्ल्स टू बिगिन प्यूबर्टी इज़ 11, वाइल फॉर बॉयज़ द एवरेज एज इज़ 12, बट इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन। प्यूबर्टी रीचेस बिफोर और आफ्टर। लेकिन ये जो है चेंजेस जो है वो पहले या बाद में भी हो सकते हैं। इस चेंजेस के कारण ही क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मतलब उसके अंदर ये पावर आ जाती है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके। बट उसमें भी वो जो एज है वो अभी ये एज वहाँ बस वो लिमिट वहाँ तक पहुँच चुकी है, लेकिन एज अभी आपकी वहाँ तक नहीं गई है, ठीक है। बस यहाँ पर क्या है कि ह्यूमन बींग्स का नेचर है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है चेंजेस होना। और ये चेंजेस एक साथ नहीं होते बल्कि धीरे धीरे कई सालों तक चलते रहते हैं और ये चेंजेस धीरे धीरे होते हैं। तो आप देखे होंगे ये होता है और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब यहीं पे ही कि कुछ हार्मोन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, इंक्रीज़ होते रहते हैं, निकलते रहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब प्यूबर्टी एज होती है तो कई सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। पिंपल्स वगैरह भी निकलते हैं बहुत सारे लोगों को, और हेयर कई बॉडी के पार्ट्स में हेयर ग्रोथ करती है, तो कई सारे चेंजेस होते हैं। तो ये इसी में ही जो है कुछ हार्मोन्स भी जो है एक्सक्रीट होता है, बॉडी से निकलता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए। देयर आर 2 हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। देखिए, मेल्स में जो होते हैं उन्हें हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, एंड जो फीमेल हार्मोन्स होता है उसे हम एस्ट्रोजन बोलते हैं। ये नेमिंग आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये वन नंबर में पूछ लेता है, 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेल हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ फीमेल हार्मोन्स। तो मेल हार्मोन्स मतलब टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल हार्मोन्स मीन्स एस्ट्रोजन, ठीक है। तो ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन नाम क्यों पड़ा है, बिकॉज ये टेस्टिस जो है वो मेल्स में एक पार्ट होता है, टेस्टिस, उसी से ये रिप्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। एंड एस्ट्रोजन जो है वो भी आपके फीमेल में ही एक पार्ट होता है, वहीं से रिप्रोड्यूस होता है, देन इसलिए इसका नाम एस्ट्रोजन पड़ा है। अब हम पढ़ेंगे इसी में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और भी जो मेन स्टार्टिंग जो है क्या होती है। देखिए, मैंने जब आपको प्लांट्स में पढ़ाया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर मैं जब स्टार्ट की थी रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि मेन एक चीज़ कॉमन सभी में होती है, वो क्या है, फर्टिलाइजेशन एंड फ्यूज़न होता है, देन फर्टिलाइजेशन होता है, देन उसके बाद जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियोय, एंड देन एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है, दैट मीन्स बेबी प्रोड्यूस होता है। तो मेनली आपका फर्टिलाइजेशन है वो सभी में, ठीक है। ये प्रोसेस जो है वो सब में होता है, ये चीज़ हमने आपको पहले भी बताई थी और अभी भी बता रहे हैं, ठीक है।
तो मेल हार्मोन्स में अगर हम कहें तो मेल्स की बॉडी से, मेल गोनाड्स में से जो होता है वो टेस्टिस एक्सक्रीट होता है, एंड उससे जो निकलता है वो स्पर्म एक्सक्रीट होता है, ठीक है। टेस्टिस में ही क्या होता है, गैमेट्स प्रेजेंट होती है जिसे स्पर्म कहते हैं, एंड फीमेल गोनाड्स में क्या होता है, ओवरी होती है, और ओवरी से ही ओवम या फिर एग्स रिप्रोड्यूस होता है। देन ये स्पर्म एंड ये एग या ओवम जो है आपस में फ्यूज़ होकर के फर्टिलाइजेशन करते हैं। देन यहाँ पे आपका जाइगोट फॉर्म होता है, फिर उसके बाद ये ग्रोथ करते करते लास्ट में आपका यहाँ पे एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इस तरह से जो आपका ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एंड ये जाइगोट फॉर्म होना, ये सारा प्रोसेस आपका रिप्रोडक्शन में है और सभी में ये कॉमन है, ठीक है। बस इसका तरीका अलग अलग है, किसी में जो होता है वो आसेक्सुअल से होता है, किसी में सेक्सुअली होता है, ये सभी में जो है फॉर्म अलग है बिकॉज बॉडी डिज़ाइन अलग है, बट जो रिप्रोडक्शन है वो सब में सेम इसी टाइप के प्रोसेस से होता है, ठीक है। देन आप यहाँ पे फिगर देख रहे होंगे, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अभी इसको आप एक एक चीज़ों को डिटेल से देखेंगे। ये जो पोर्शन है दिस इज टेस्टिस, और मैंने आपसे कहा था कि टेस्टिस से ही क्या होता है, यहाँ से हार्मोन्स जो आपका निकलता है टेस्टोस्टेरॉन, इसी की वजह से उस हार्मोन्स का नाम पड़ा है टेस्टोस्टेरॉन, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। दिस इज टेस्टिस, एंड टेस्टिस यहाँ पर जो होती है ये एक थैली जैसे स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपका इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम जो है वो ह्यूमंस में, मेल्स में थोड़ा सा आगे होता है, मतलब कि बॉडी से बाहर निकला होता है, बिकॉज क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वहाँ पर जो है ये आपका स्क्रोटम के अंदर जो एक्सक्रीट होते हैं स्पर्म्स, उसको ये क्या करता है, डैमेज कर सकता है अगर बॉडी के अंदर रहेगा तो, ठीक है। इसीलिए स्क्रोटम जो है वो बॉडी से थोड़ी बाहर रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि बॉडी से क्या होता है, आपका जो टेम्परेचर जो निकलता है वो टेम्परेचर स्क्रोटम से निकलने वाले स्पर्म को क्या कर सकता है, मार सकता है, डैमेज कर सकता है, क्योंकि उस टेम्परेचर पर जो स्पर्म है वो जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसीलिए स्क्रोटम जो है बॉडी से थोड़ा बाहर निकला होता है, ठीक है। और यहाँ से जो है आपके स्क्रोटम के अंदर क्या होता है, टेस्टिस, एंड टेस्टिस के अंदर जो एक्सक्रीट होता है मेल गैमेट्स में से स्पर्म, ठीक है। अब ये स्पर्म जो है वो निकल के वास डिफरेंस के थ्रू फिर यहाँ पर जाती है आपकी, यहीं पर क्या होती है, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। यहाँ से सेमिनल वेसिकल से होते हुए देन ये पेनिस में से होते हुए यूरेथ्रा से बाहर निकलती है, और यहीं पर एक ब्लैडर कनेक्ट होती है। ये जो ब्लैडर होती है यूरिन को एक्सक्रीट करने के लिए होती है, यूरेटर से कनेक्ट होती है, और फिर यहीं पर जो है पोस्ट्रेट ग्लैंड भी होते हैं, ठीक है। पोस्ट्रेट ग्लैंड और ये टेस्टिस, ये सबका जो कनेक्टिंग पाइप है वो एक ही होता है। इसीलिए जो मेल्स में जो होते हैं दोनों की जो पाइप्स होती है वो सेम होती है, जहाँ से स्पर्म एक्सक्रीट होता है और जिस जगह से आपका यूरिन मतलब ही मेल्स में जो एक्सक्रीट होता है वो दोनों जो है वो एक ही जगह से निकलते हैं। उनकी जो पाइप होती है वो एकदम एक ही पाइप होती है, ठीक है। फीमेल्स में ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ें अलग होती हैं। जहाँ से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से जो आपके निकलते हैं ओवम्स, उसका जो निकलने की जो रास्ते हैं वो अलग होते हैं, एंड यूरिन को एक्सक्रीट करने का जो रास्ता है वो अलग होता है। यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि ये आपका यूरेटर है, ठीक है। यहीं पर यूरिन जो है वो कलेक्ट होती है। देन यहीं पर आपका देख रहे होंगे कि इसी टेस्टिस का जो कनेक्शन है वो भी यही लास्ट में आकर के इसी पेनिस के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये आपका ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको अभी हम डिटेल्स में देखते हैं। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनली जो स्पर्म होता है वो एक्सक्रीट होता है, ठीक है। मेनली फाइनली आपका जो स्पर्म निकलता है टेस्टिस से, ये जो स्पर्म होती है वो मिलियंस में होती हैं। जैसे अभी आप देखे होंगे मेरे नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि पॉलन ग्रेन्स जो होती है वो मिलियंस में होती है, बट उसमें से सिर्फ एक ही होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है रिप्रोडक्शन के लिए। वही चीज़ है कि मेल्स में भी बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, और ये है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओनली वन स्पर्म, ठीक है। सिर्फ एक स्पर्म का स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का होता है। जो स्पर्म होता है वो देखने में ऐसा ही होता है, ठीक है। इसके 3 पोर्शन होते हैं, 3 पीसेस होते हैं। उसका हेड होता है, देन उसका मिडिल पार्ट होता है, एंड उसका बचा हुआ हिस्सा जो होती है उसकी टेल होती है, ठीक है। ये 3 हिस्से होते हैं एक स्पर्म के अंदर, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होती है कि जो स्पर्म का जो सबसे आगे वाला हेड वाला टेल पोर्शन होता है, इसी पर जो होती है
एक एक्रोसोम होती है। एक्रोसोम ये होती बहुत ही हार्ड होती है, ये जो है ओवम को आसानी से ब्रेक कर सकती है, इतनी हार्ड होती है, ठीक है। और इसी पर ही क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। मेनली जो हेड है, हेड में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अभी यही जाकर के आगे जाकर के रिप्रोडक्शन होगा इसका। ये जब ब्रेकिंग होगी और वो ओवम का जो सेल्स होगा, न्यूक्लियस ब्रेक होगा, दोनों हाफ हाफ मिलेंगे तो न्यू बॉडी जो है वो बनेगी, ग्रोथ करेगी। तो हेड के अंदर जो है मेनली न्यूक्लियस और एक्रोसोम होते हैं, ठीक है। मिडिल वाले पोर्शन में जो आपका माइटोकॉन्ड्रियाज वगैरह होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। देन उसके टेल वाले पोर्शन में यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स वगैरह जो सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, वो ये सारे पोर्शन इसमें होते हैं। तो ये क्या है स्ट्रक्चर, इसका स्पर्म का स्ट्रक्चर है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे समझना बहुत ज़रूरी है। और इसका एक्सक्रीशन कहाँ से हुआ है, इसका एक्सक्रीशन हुआ है यहाँ पर इस टेस्टिस से, ठीक है। इस टेस्टिस से जो है वो आपके स्पर्म जो है वो निकले हैं। एंड ये स्पर्म्स मिलियन में होते हैं और ये एक स्पर्म जो है वो देखने में ऐसा होता है। एंड दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव क्या है आपका, ये गैमेट्स है, मेल गैमेट्स है। मेनली यही आपका मेल गैमेट्स है जिसे स्पर्म कहते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर आप पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। डायग्राम में भी आप देख चुके हैं, अब उसकी चीज़ों को डिटेल्स में अभी आप पढ़ेंगे। जनरली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या कंसिस्ट होता है, इस कंसिस्ट ऑफ स्पर्म, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एंड पेनिस, ठीक है। और स्पर्म भी नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस होगा मेनली, टेस्टिस में ही क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होती है। और फिर यहीं से वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड यूरेथ्रा और पेनिस होता है, ठीक है। ये अभी आपने इस डायग्राम में ये सारी चीज़ों को देख लिया था, ठीक है। देन हम अब यहाँ पढ़ेंगे एक एक चीज़ों के बारे में, क्या होता है टेस्टिस वगैरह, सभी चीज़ों को देखते हैं। टेस्टिस जो होती है ह्यूमन में जो होती है वो पेयर्स में होती है, ठीक है। ऐसे होती है, पेयर्स में बाहर लगी होती है, ठीक है। बिकॉज क्योंकि वो टेम्परेचर को मेंटेन, बॉडी के टेम्परेचर में वो नहीं रह सकता है, इसलिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर उसको चाहिए बॉडी के टेम्परेचर से, इसीलिए ये बाहर जो स्क्रोटम में रहता है टेस्टिस। ये क्या है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस डिसेंड फ्रॉम द बॉडी इनटू द पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्क्रोटम, ठीक है। जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स ये दो हैं, इसे स्क्रोटम कहते हैं, इसी के अंदर टेस्टिस होता है। देयर फंक्शन इज स्पर्म फॉर्मेशन फैसिलिटेटेड बाय हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टिस से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल एकदम याद हो जाने चाहिए कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, टेस्टिस से होता है। किस हार्मोन्स की वजह से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। देन अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं स्क्रोटम के बारे में। स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटम अभी आपने देखा जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दैट इनक्लोजेस टेस्टिस, प्रोवाइड 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर दैन बॉडी टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। स्क्रोटम जो है ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बॉडी से बाहर होती है, बिकॉज ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर प्रोवाइड करती है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। अगर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो बॉडी के बाहर ही होगा, अंदर नहीं हो सकता, बिकॉज ये उतने टेम्परेचर पर ये जो है स्पर्म का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता है। वास्ट डिफरेंस क्या था, अभी आपने देखा कि जो ऐसे लाइंस थी, ठीक है, वो जो आपकी पाइप लाइक था स्ट्रक्चर, दिस इज अ डक्ट दैट कैरीज स्पर्म्स, ठीक है। ये डक्ट लाइक स्ट्रक्चर था जो कि स्पर्म को क्या करता है, कैरीज करके ले जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम पढ़ेंगे सेमिनल वेसिकल क्या है, इट इज़ अ ग्लैंड दैट स्क्रीट सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड को ये स्क्रीट करता है कि आपका सेमिनल वेसिकल, ठीक है। और ये फ्लूइड का काम क्या है, इसको देख लेते हैं, फंक्शन ऑफ फ्लूइड। तो ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स मोटिलिटी टू स्पर्म्स। देखिए मैं जब पढ़ा रही थी आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो आपको एक चीज़ बताई थी मैंने कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में से जो मेल गैमेट्स जो एक्सक्रीट होता है वो बहुत ही मोटाइल होता है, ठीक है। और साथ ही वो क्या होता है कि छोटा होता है, साइज़ में स्मॉल होता है। बट जो फीमेल वाला होता है पार्ट, उससे जो आपके फीमेल गैमेट्स निकलते हैं वो उसमें जो की जो साइज़ होती है बहुत ही लार्ज होती है, और वो मोटाइल नहीं होता है, वो एक जगह पर फिक्स रहता है। एंड वो क्या करता है कि न्यू ऑर्गेनिज्म के लिए फूड प्रोवाइड करता है।
ठीक है। तो लेकिन ये फंक्शन जो है इसमें क्या है, फ्लूइड का काम क्या है यहाँ पर, ये फ्लूइड निकलता किस में से है, सेमिनल वेसिकल्स में से, और ये करता क्या है, ये मोटिलिटी प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को, जैसे एक फ्लो प्रोवाइड करता है, ठीक है, पानी का जैसे बहाव होता है वैसे ये भी एक फ्लो प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, और ये स्पर्म को जो है न्यूट्रिशन भी देता है, ठीक है। मेनली स्पर्म में क्या होता है, स्पर्म मिक्स्ड विद द फ्लूइड इज कॉल्ड सीमेन। स्पर्म कैसे फ्लुएंसी प्रोवाइड करता है, स्पर्म के अंदर फ्लुएंसी आती कैसे है, उसमें जो है एक सीमेन होता है। सीमेन क्या है, ये स्पर्म में फ्लुएंसी प्रोवाइड करने वाला क्या है, एक आपका पार्ट, मतलब एक आपका सेक्शन है, ठीक है। स्पर्म के अंदर ही सीमेंस होते हैं, सीमेंस की वजह से स्पर्म जो है वो आपका फ्लुएंसी के कारण फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो कॉमन डक्ट क्या है, इट इज़ अ फॉर्म from urethra and differences. This is common duct excrete as urine as well as semen, ठीक है। कॉमन क्यों कहते हैं, बिकॉज ये जो है आपका दोनों चीज़ें प्रोड्यूस करता है, यूरिन भी और सीमेन। सीमेन मीन्स स्पर्म, ठीक है। दोनों कई वर्ड्स आपको सुनने को मिल रहे होंगे, स्पर्म और सीमेन जो है लगभग मान के चलिए कि दोनों अगर आप सेम लिखना चाह रहे हैं तो सेम लिख सकते हैं, बिकॉज स्पर्म जो है उसमें फ्लुएंसी जो है वो सीमेन की वजह से ही आती है। तो एक बार फिर से आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि किस टाइप से जो है यहाँ पर जो है कॉमन डक्ट, ठीक है। कॉमन डक्ट किसे कहा गया है, यहाँ पे कॉमन डक्ट जो है मेनली आपका यहाँ पर जो मेन ये है, ठीक है, ये जैसे आपका कॉमन है बिकॉज क्योंकि यहीं से ही आपका यूरेटर से जो है यूरिन भी इसी में ही आ रही है, एंड यहाँ टेस्टिस से जो स्पर्म है वो भी इसी में ही आ रही है, और ये दोनों में कॉमन है, इसीलिए इसे कॉमन डक्ट कहते हैं, ठीक है। एंड यहीं पर आप देख रहे हैं कि दिस इज़ अ वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस क्या है, एक तरह की यहाँ पे क्या एक पाइप है जिसके थ्रू क्या हो रहा है आपका यहाँ से जो टेस्टिस है वो निकल के जाता है, ठीक है। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि स्क्रॉटम से जो है निकल के सीमेन, या फिर स्क्रॉटम के अंदर जो होते ही फ्लूइड, वो फ्लूइड के कारण जो सीमेन है, सीमेन जो स्पर्म को लेके जा रहा है वास्ट डिफरेंस से, एंड वास्ट डिफरेंस से होने के बाद एट लास्ट में वो आ रहा है आपके पेनिस के एक मेन कॉमन डक्ट में, ठीक है। और यहीं पर आपका यूरेटर भी कनेक्ट है कॉमन डक्ट से, इसीलिए इसे कॉमन डक्ट कहते हैं। देन यहीं से दोनों चीज़ें जो है एक्सक्रीट होती है, ठीक है, टाइम टू टाइम एक्सक्रीट होती है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें एक्सक्रीट होती हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से ये जो सीमेन है एंड जो यूरिन है दोनों ही निकलते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देन यहाँ पे क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन ह्यूमन बींग्स मेनली कंसिस्ट ऑफ ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, यूरेटर्स एंड वेजाइना, ठीक है। यूटेरस एंड वेजाइना जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जनरली उसमें जो है ये सारी चीज़ें होती हैं, मेनली अगर देखा जाए तो ये होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, आप देख सकते हैं, एंड ये आपके साइंस एनसीईआरटी में दिया भी है, यही वही डायग्राम है, ठीक है। दिस इज ओवरी। इस ओवरी को आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब से क्या किया गया है, ये कनेक्ट है। ये ओवरी जो है कनेक्ट किससे है, फैलोपियन ट्यूब से कनेक्ट है। इस ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज यूटेरस, ये आपका और यूटेरस के अंदर की जो वॉल्स हैं, ठीक है, ये थिक और थिन होती रहती हैं। एंड ये वाला पोर्शन है सर्विक्स है, एंड सर्विक्स के बाहर वाला जो पोर्शन है दिस इज वेजाइना, ठीक है। तो ये सारे जो पोर्शंस हैं आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में होते हैं, और आपको ये लर्न होने चाहिए बिकॉज ये नाम जो है एक बार में याद नहीं होते, बट याद हो जाएंगे धीरे धीरे, अगर आप पढ़ेंगे तो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ओवरी है, ओवरी कंसिस्ट ओव्यूल्स या ओवम या एग, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इसके जो ओव्यूल्स हैं वो निकल के फैलोपियन ट्यूब्स में जाते हैं, एंड फैलोपियन ट्यूब्स के थ्रू यहाँ पर सर्विक्स में आते हैं, देन वजाइना से बाहर भी निकलते हैं। ये सारे प्रोसेसेस आप देखेंगे कैसे क्या होता है एक एक चीज़, ठीक है। तो एक एक काम, एक एक चीज़ों को हम एक एक बार देख लेते हैं, देन हम उसके बाद पढ़ेंगे। तो पहले तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, यहाँ पर डिटेल्स में जूम करके आपको मैं दिखा रही हूँ क्या है, ये आपका ओवरी, एंड ये ओवरी में अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। ये जो ओव्यूल्स हैं, ये ओव्यूल्स क्या करते हैं, ये हर मंथ जो है वो आपके सिर्फ वन ओव्यूल्स जो है, ओव्यूल
ओव्यूल्स नहीं कहूँगी, यहाँ ओव्यूल कहूँगी, या फिर एग या ओवम जो है वो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में आता है, ठीक है। देन अगर यहाँ पर अगर स्पर्म आया और अगर ये मिल गए, फ्यूज़ हो गए, तो ये फर्टिलाइज हो जाएगा, अदरवाइज़ ये फिर बाहर निकल जाता है, ठीक है, बॉडी से बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। कैसे होगा ये भी आप देखेंगे। ये सारे क्या तो यहाँ पर क्या है, ये ओव्यूल्स जो है निकलते हैं, ठीक है। यहीं से ओव्यूल्स तो नहीं, लेकिन सिर्फ वन ओवम निकलता है, ओवा, ठीक है। तो अब एक एक चीज़ों को देखेंगे। ओवरीज क्या होते हैं? ओवरीज जो होती है ये पेयर्स में होती है, जैसे कि अभी आप फाइनल वाला जो देखे थे अभी डायग्राम, उसमें देख चुके हैं, जो आपकी बुक में दिया है, ठीक है। ओवरीज जो है वो प्रेजेंट होती है पेयर्स में इन फीमेल्स, एंड देयर फंक्शन इज एग या ओवम रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? एग या ओवम को रिप्रोड्यूस करना, फैसिलिटेटेड बाय हार्मोन्स ओएस्ट्रोजेन, ठीक है। ओएस्ट्रोजेन का रिप्रोडक्शन करने के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल फीमेल्स हार्मोन्स है कौन सी? आपकी ओएस्ट्रोजेन, ठीक है। ओएस्ट्रोजेन जो है उसी के कारण जो है एग या ओवम रिप्रोड्यूस होता है, मतलब बॉडी से जो है बाहर निकलता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे फैलोपियन ट्यूब्स क्या होती है। फैलोपियन ट्यूब जो है दैट रिसीव्स ओवम, ये ऐसी ट्यूब है जो कि ओवम को क्या करती है? रिसीव करती है। फिर आप देख रहे हैं उसके आगे देखे थे आप यूटेरस। यूटेरस क्या है? इट इज़ अ सैक वेयर एम्ब्रियोय डेवलप्स, ये एक ऐसा सैक है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर एम्ब्रियोय क्या है? डेवलप्स होते हैं, ठीक है। सर्विक्स क्या है? दिस इज़ द कैप ऑफ वेजाइना, वेजाइना को जो है प्रोटेक्शन देने के लिए एक तरह का कैप है। एंड वेजाइना क्या है? वेजाइना इज द आउटर एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये सबसे बाहरी हिस्सा है, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। आपको पता है, हम बता चुके हैं फर्टिलाइजेशन क्या, एक बार फिर से ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि फ्यूज़न ऑफ स्पर्म्स एंड एग्स, ठीक है, या स्पर्म एंड एग, ठीक है, ये सभी क्या है? सिंगल्स होते हैं, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूज़न किसका? स्पर्म और एग का आपस में फ्यूज़न होना क्या है? फर्टिलाइजेशन है। एंड इट टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब, ये कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, ह्यूमंस में। एज अ रिजल्ट डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म, इससे क्या होता है? डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। एंड इन फर्टिलाइजेशन द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्स, ठीक है। एक ह्यूमन में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। ह्यूमंस में एक बार में नहीं बल्कि कई स्टेप्स होते हैं, ईच स्टेप्स को अभी हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या है? इट इज़ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इनटू फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में जो है ओवरी का क्या है? ओवरी में से ओवम का निकल के आना, ठीक है। तो विथ ओव्यूलेशन थिकनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल टेक प्लेस, जैसे ही ओव्यूलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, ओवम जो है फैलोपियन ट्यूब में आना स्टार्ट कर देती है, तो ये जो यूटेराइन वॉल है वो आपकी थिक होना शुरू हो जाती है, मोटी होने लगती है, ठीक है। Then ovulation occurs every month in female after attaining puberty age, that is 12 to 13, ठीक है। जो ये ओव्यूलेशन वाला प्रोसेस है ये हर एक फीमेल्स में होती है आफ्टर द एज ऑफ 12 to 13, ठीक है। सभी में ये थिकनिंग होना स्टार्ट हो जाती है, यूटेराइन वॉल जो है वो ठीक होने लगती है। देन वो कुछ टाइम के बाद ब्रेक भी हो जाती है और बॉडी से निकलती भी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखिए, डायग्राम से समझिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है इस जगह पर ये है आपका सिर्फ एक ओवम, ये ओवम जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, पहुँच रहा है। जैसे ये पहुँच रहा है ये जाने में यहाँ पर गया, और अगर यहाँ पर कोई स्पर्म आ गया, जैसे ये स्पर्म आया है, ठीक है, ये आप स्पर्म का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये आप देख चुके हैं अभी पहले भी। ये स्पर्म जब आया है तो ये स्पर्म ने क्या किया कि इसकी जो वॉल थी ओवम की, उसको ब्रेक कर दिया इसने, और ब्रेक करके उसके साथ फ्यूज होकर के फर्टिलाइज्ड हो गया, ठीक है। बिकॉज आप अब फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब क्या होगा कि यहाँ से जाइगोट फॉर्म हो गया। देन ये जाइगोट फॉर्म हो करके अभी ये एक टाइम लगता है इसको बनने में, ठीक है। अभी एक
एक साथ में ही पूरा एक न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बन जाएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ जाइगोट फॉर्म हुआ है, देन यहाँ पर जो है 2 सेल्स बने हैं, 2 सेल का स्टेज बना है, देन यहाँ पर 4 सेल्स के स्टेज बनेंगे, देन 8 सेल का स्टेज बनेगा, देन यहाँ पर आपका कई प्रोसेसेस होंगे एंड लास्ट में जो है यहाँ पर एम्ब्रियोय बनेगा। ठीक है, देन यहाँ पर जो एम्ब्रियोय बनता है देन यहाँ पे वो स्टोर हो जाते हैं और ऐसा होने में लगभग 3 से 4 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगभग, तो इस तरह से जो है ये प्रोसेसेस होते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो अब बनना स्टार्ट हो जाता है। देन यहाँ पे अब क्या होता है, कॉप्यूलेशन। कॉप्यूलेशन क्या है, ये भी पार्ट है ओव्यूलेशन के बाद का। ठीक है, अगर ओव्यूलेशन में स्पर्म जो है वो आ गया, पहुँच चुका है अगर ओवम के पास, देन यहाँ पर कॉप्यूलेशन होता है। कॉप्यूलेशन क्या है, ड्यूरिंग द इंटरकोर्स स्पर्म ऑफ मेल इज इंजेक्टेड इनटू द फीमेल्स वेजाइनल पार्ट. In one secretion there are million of sperms, but only one sperm is capable of fusion with the ovum, all other degenerate. ठीक है, जैसे कि क्या होता है कॉप्यूलेशन में कि जो बहुत सारे जो ये होते हैं आपके स्पर्म्स होते हैं, मैंने कहा था ना मिलियंस में होते हैं। ठीक है, लगभग 3 मिलियंस होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन सिर्फ 3 मिलियंस में से ओनली 1 ही एक ऐसा है जो कि कैपेबल होता है फ्यूज़न के लिए और वो ओवम को जाकर फ्यूज़ कर देता है और बाकी जो होते हैं वो सब डीजनरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। देन यहाँ हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब है कि ओव्यूलेशन एंड कॉप्यूलेशन हो चुका है, देन अब फिक्सिंग ऑफ जाइगोट। ठीक है, अब जाइगोट की फिक्सिंग होगी, देन फिक्सिंग ऑफ जाइगोट इनटू यूटेराइन वॉल, दिस टेक्स प्लेस आफ्टर फ्यू डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अभी मैंने आपको ये प्रोसेस दिखाया, लगभग 3 से 4 दिन का ये प्रोसेस होता है। देन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का, फिर उसके बाद जो है इम्प्लांटेशन हो जाता है, यानी जाइगोट की फिक्सिंग हो गई है। अब जाइगोट बन चुका है, देन कुछ टाइम के बाद एम्ब्रियोय बनेगा और फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। देन यहाँ पर अब हम देखेंगे उसी स्टेज को फिर से। ठीक है, मैं एक बार और दिखा देती हूँ। ये स्टेजेस है, कई सारे स्टेज है, सेल का डिवीजन होता है, आपको पता है ह्यूमन बींग्स पे सेल का डिवीजन होता है। ठीक है, तो सेल का डिवीजन अब स्टार्ट होगा बिकॉज ये भी आगे चल के एक ह्यूमन बींग बनेगा, है ना। ठीक है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो यहाँ पर भी सेल का डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। जब ये दो मिल करके क्या करते हैं, फर्टिलाइज कर रहे हैं, देन जाइगोट का जो फॉर्मेशन है उसको कंप्लीट होने में लगभग 2 से 3 दिन या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये 2 सेल्स डिवाइड हुए, देन 4 सेल्स, देन ये सेल्स का डिवीजन होते होते लास्ट में जो है एक एम्ब्रियोय बन जाता है आपका, और देन फिर यहाँ पर क्या है, न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वह ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है। फिर हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा क्या है। प्लेसेंटा इज अ टेम्परेरी फॉर्म टिश्यू दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑफ ग्रोविंग एम्ब्रियोय और डेवलपिंग जाइगोट। ठीक है, जो अभी जाइगोट जो डेवलप हो रहा है या फिर जो अभी एम्ब्रियोय जो ग्रोथ कर रही है उसको न्यूट्रिशन कौन देगा। ठीक है, वो खाना तो मुँह से खाएगा नहीं, ठीक है, बिकॉज वो अभी क्या है, अभी वो ग्रोथ ही कर रहा है, अभी वो एक पूरा ह्यूमन नहीं बन चुका है, अभी नहीं बना, तो उसको न्यूट्रिशन जो है वो प्लेसेंटा से मिलती है। ये एक टेम्परेरी एक एरिया होता है, ठीक है, प्लेसेंटा। तो गेस्ट्रेशन पीरियड क्या है, इट इज़ अ पीरियड जो है क्या होता है, डेवलपिंग ऑफ जाइगोट इनटू फुल ग्रोन फ्यूट्स। इन ह्यूमन इट इज़ अ फॉर्म ऑफ 9 मंथ्स। ठीक है, गेस्ट्रेशन पीरियड जो है ह्यूमंस में 9 मंथ्स का होता है। आपने देखा होगा 9 मंथ्स के अंदर जो है वो बेबी वो ग्रोथ करता रहता है। पार्ट्यूएशन क्या है, पार्ट्यूएशन जो है एक्सपेलिंग फुल्ली ग्रोन बेबी फ्रॉम मन्स बॉडी। ठीक, मदर्स बॉडी, मदर्स की बॉडी में से जो बेबी आपका निकल के बाहर आता है उस टाइम को जो है हम पार्ट्यूएशन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहीं पे समझ गए होंगे ये सारी चीज़ें। देन अब हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन। देखिए जैसे क्या हुआ कि अगर ये जो यहाँ पर जो आपका ये स्पर्म है, अगर ये स्पर्म नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि मेल्स एंड फीमेल्स जो है उनका फ्यूज़न नहीं हो रहा है तो ये स्पर्म भी नहीं आएगा। ये अगर स्पर्म नहीं आएगा तो ये एग फिर जाएगा किधर। ठीक है, तो ये एग जो है वो बेकार हो गई, ख़राब हो जाएगी। ठीक है, ख़राब हो जाएगी माने वेस्ट हो जाएगी। तो ये जो एग है वो धीरे धीरे जो है यहाँ पर पहुँचते पहुँचते जो है यूटेराइन वॉल्स में जा रहा है। तो यूटेराइन वॉल्स जो है वो धीरे धीरे मोटी होती जाती है, थिक होती जाती है। देन एक टाइम के बाद ये जो यूटेराइन वॉल्स है
वो इतनी थिक हो जाती है कि वो क्या होती है, लास्ट में ब्रेक हो जाती है। एंड जब वो ब्रेक हो जाती है तो आफ्टर 28 डेज वो वेजाइना के थ्रू जो है बाहर निकलती है। ठीक है, आफ्टर 28 डेज जो है वो वेजाइना के थ्रू निकलती है। देन यहाँ पर फिर से जो है ये जो ओव्यूल है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है और फेलोपियन ट्यूब में आने लगता है। जब ये इधर ये स्क्रीट होती है, ठीक है, ये फिनिश हो गई, ये वाली जो ओवा थी वो ख़त्म हो चुकी है। देन नेक्स्ट वाली ओवा जो थी वो अब निकल रही है, और ये क्या है कि अब निकल करके जा रही है। एंड ये भी इसको क्या करेगी, ये भी यहाँ पर जो है अगर स्पर्म नहीं आया तो फिर ये भी वेस्ट होगी। एंड ये भी क्या होगी, यहाँ पे फिर से वॉल जब है थिक होना स्टार्ट हो जाती है। देन यहाँ पर क्या है कि जब ओवरी में से ओव्यूल जब फेलोपियन ट्यूब में जब पहुँचता है तो यूटेराइन की जो वॉल है, यूटेरस वॉल, वो थिकनेस होने लगती है, वो मोटी होती है। देन आफ्टर फ्यू डेज वो ब्रेक हो जाती है और फिर बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाती है। और ये जो ओवरी है, यहाँ से जो ओव्यूल है वो हर एक पार्ट, जो ओवरी जैसे 2 होते हैं, ठीक है, एक यहाँ लेफ्ट और राइट दोनों साइड में होते हैं आपके। तो एक बार अगर लेफ्ट साइड से आपका ओव्यूल निकल रहा है तो नेक्स्ट मंथ आपका जो है राइट साइड से ओव्यूल्स निकलेंगे। अगर एक मंथ में राइट से निकला तो नेक्स्ट मंथ में राइट लेफ्ट से निकलेंगे, यानी कि लेफ्ट राइट इनका जो है निकलना होता है ओव्यूल्स का। एंड ये वॉल्स जो है हर मंथ क्या होती है, थिक होती जाती है। देन आफ्टर फ्यू डेज वो ब्रेक हो जाती है। और ब्रेक तभी होगी जब वहाँ पर क्या है, कोई स्पर्म नहीं आ रहा है। ठीक है, स्पर्म अगर आ गया तो फिर वो पूरा एक प्रोसेस हो जाएगा फर्टिलाइजेशन का। देन वहाँ पर लास्ट में एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। देन अगर नहीं हुआ, स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हुआ, स्पर्म ने फ्यूज़ नहीं किया एग को, तो तब क्या होता है, तब मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस होता है। यहाँ पे क्या है कि आफ्टर द एज ऑफ 12 to 13 ईयर्स ओवम प्रोडक्शन स्टार्ट्स इन फीमेल। देखिए, जब 12 से 13 ईयर एज होती है तो हर एक फीमेल्स में क्या है, ओवम का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। यूजुअली 1 ओवम इज रिलीज्ड इन फैलोपियन ट्यूब आफ्टर 28 डेज। फैलोपियन ट्यूब में हर एक 28 डेज के बाद जो है ओवम वो आना स्टार्ट हो जाती है। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन मीन्स ओवम का निकलना, ठीक है, ओवरी में से ओवम का निकलना, फैलोपियन ट्यूब में जाना, ये प्रोसेस है ओव्यूलेशन। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन यूटेराइन वॉल गेट थिक एंड ब्लड सप्लाई इन इट इंक्रीजेस। यहाँ पर जो है यूटेराइन वॉल वो मोटी होने लगती है और उस वॉल के अंदर, उस दीवार के अंदर एक मोटी सी परत बन जाती है। उस परत के अंदर ब्लड का जो सप्लाई है वो बहुत तेज़ी से होने लगता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लड का सप्लाई उसके अंदर होने लगता है। ठीक है, इफ़ ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर वो फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ, मीन्स अगर कोई स्पर्म जो है फर्टिलाइज नहीं किया उसे, देन थिकेंड वॉल ऑफ यूटेरस along with blood vessels is bled out फ्रॉम वेजाइना एंड इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। यहाँ पर क्या है कि जो थिकेंड वॉल है वो क्या होती है, ब्रेक कर जाती है और फिर वेजाइना के थ्रू वो क्या होती है, बाहर निकलती है। देन इसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस कहते हैं। और इट अकर्स 14 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन। और ये जो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस है ओव्यूलेशन के 14 डेज के बाद स्टार्ट होता है। मीन्स जो थिकन है वॉल की, मतलब जो वॉल है यूटेरस की, वो 14 डेज के बाद जो है मोटी होना स्टार्ट हो जाती है। एंड लास्ट फॉर 3 to 5 डेज, और लगभग 3 से 4 दिन तक जो है ये मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस होता है। ठीक है, या 3 से 5 दिन हो सकता है, किसी किसी में 7 दिन तक होता है फीमेल्स में, तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आफ्टर 14 डेज ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है। ओव्यूलेशन का मतलब है कि ओवरी में से एग का जो है वो रिप्रोडक्शन, मतलब सॉरी, ओवरी में से एग जो है वो प्रोड्यूस होती, निकलने लगती है। और जब वो निकलेगी तो वॉल जो होगी यूटेरस की वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। देन आफ्टर मेंस्ट्रुएशन यूटेराइन वॉल स्टार्ट्स बिल्डिंग अप, सो इट कैन बी रिसीव नेक्स्ट ओवम। ठीक है, तो इस तरह से वो नेक्स्ट ओवम को रिसीव करती जाती है। ठीक है, एक बार अगर वो ब्रेक हो गई यूटेराइन वॉल, वो थिकन थी वो ब्रेक हो गई, देन फिर से नेक्स्ट ओवम जो है वो बनेगी और आकर के फैलोपियन ट्यूब में जाएगी। देन फिर से नेक्स्ट वो थिकेंड होगी वॉल। तो ये प्रोसेस जो है लगभग चलता है। द साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड आफ्टर 28 डेज। तो ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहता है हर एक 28 डेज के बाद। तो यहाँ पे एक पॉइंट्स है आपके, मेनार्की एंड मेनोपाज। ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। मेनार्की इज अ स्टेज है, ये एक स्टेज होती है
बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्की एंड स्टार्ट ऑफ 12 to 13 ईयर ऑफ एज, ठीक है। यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन की जो स्टार्ट होने की जो एज होती है उसी को हम कहते हैं, ठीक। और मेनोपाज वो स्टेज होती है जब मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, स्टॉप हो जाता है एंड अराउंड 50 ईयर ऑफ एज, ठीक है। जब 50 ईयर हो जाती है फीमेल्स की तो जो ये मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। 50 ईयर के अराउंड, 50 ईयर के आसपास हो सकती है या उससे ज़्यादा भी, 52 भी हो सकती है या 48 तक हो सकती है, 45 हो सकती है। तो ये स्टॉप हो जाता है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। एंड 12 to 13 ईयर्स में ये क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे कि इसका जो स्टेजेस का नेमिंग है ये याद होना चाहिए आपको। देन हम यहाँ पर पढ़ेंगे अब पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है। रिप्रोडक्शन तो हो रहा है, ठीक है, प्रोसेसेस हो रहे हैं, बट ये रिप्रोडक्शन को भी क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। बिकॉज ये क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी तो हमारे लिए ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सब जगह प्रॉब्लम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, लोगों के पास खाने की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और सबको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो ये कई मेथड्स होते हैं। सबसे पहला आपका क्या है, बैरियर मेथड। ये क्या है, in this device like condoms etc are used that prevent the sperms for meeting ovum, ठीक है। स्पर्म को ओवम से मीट करने के लिए, रोकने के लिए जो है बैरियर मेथड यूज कर सकते हैं। देन केमिकल मेथड्स यूजेस फॉर पिल्स कंटेन्स हार्मोन्स विच एब्स्ट्रैक्ट ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन को जो मतलब स्पर्म और ओवम को आपस में मीट करने से रोकने के लिए जो है पिल्स का भी यूज़ हो सकता है, केमिकल मेथड्स है। एंड सर्जिकल मेथड क्या है, इन मेल देयर वास्ट डिफरेंसेस इज कट एंड लिगेटेड दैट प्रिवेंट स्पर्म्स फ्रॉम कमिंग आउट, ठीक है। जहाँ से मेल्स का जो वास्ट डिफरेंस है उस पोर्शन को अगर कट कर दिया जाए एंड उसको गांठ से बांध दिया जाए तो वहाँ पर क्या है कि स्पर्म जो है वो निकलेगी ही नहीं। या फिर फीमेल्स में हो सकता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है उस पोर्शन को ही कट कर दिया जाए और लिगेटेड विथ प्रिवेंट ओव्यूलेशन, ठीक है। वहाँ से क्या कर दिया, इसको कट करके उसको बांध दिया जाए तो वहाँ से ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, ठीक है, ओवम ही नहीं पहुँचेगी। देन ये दोनों प्रोसेसेस हो सकते हैं कि जो है स्पर्म और ओवम को आपस में मीट ना करने दे। दोनों में से कोई एक अगर आपस में नहीं मिलेगा तो वहाँ पर जो है पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं करेगी, ठीक है। तो ये सर्जिकल मेथड है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जो है ये सारी चीज़ें समझी। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है हमारा ये फिनिश हो चुका है। अगर आपने इसके पार्ट 1 को नहीं देखा, हमने तो इसमें जो ह्यूमंस का पढ़ा है, इसके पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है, ठीक है। मेन पॉइंट्स हैं उसमें हमने जो है प्लांट्स का रिप्रोडक्शन देखा, सेक्सुअल और असेक्सुअल भी, और बहुत सारे पॉइंट्स को देखिए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसे जो है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्लास 10 तो उसमें क्लास 10 साइंस का प्लेलिस्ट है इस नाम से। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।